मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू ऑल ऑफ यू। प्रज्ञान आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक रैंडमली लेक्चर, जिसमें हम आपको यह बताएंगे। आपने सुना होगा क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ शब्दों की चर्चा करता रहता हूँ, और वह जो चर्चा करता हूँ यानी कि जैसे मैं बोला था कि रिपब्लिक उसी समय के अंदर चाइना वगैरह में एक गणराज्य बना, यानी कि एक रिपब्लिक कंट्री बना 1949 के अंदर। वहीं भारत रिपब्लिक के साथ साथ डेमोक्रेटिक भी बना। तो ये जो शब्दावली हैं, इनको लेकर, वर्ड्सों को लेकर, यानी कि क्या उनके अंदर भिन्नताएं, किस स्तर पर भिन्नताएं हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज हम 3 शब्दों को लेते हैं और इनको ठीक से समझ लेते हैं, ताकि भविष्य में इनको कभी भी कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन दिखाई ना पड़े। और वहीं आप इनमें भिन्नता के अभाव में आप कहीं ना कहीं तीनों शब्दों को एक ही कंटेक्स्ट में यूज कर लेते हो, जो कि वो टेक्निकली स्तर पर भी और नॉर्मली भी वह गलत है। तो यानी कि आज हम उसको ही आप कंसेप्ट को लेकर आए हैं, और ये ठीक से समझ लेना कि रिपब्लिक यानी कि गणराज्य क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, और साथ में जनतंत्र क्या होता है। तो तीनों शब्दों की आज चर्चा करेंगे। यानी कि सबसे पहले लोकतंत्र, नंबर 2 जनतंत्र, नंबर 3 गणतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, यानी कि पब्लिक डेमोक्रेसी, यानी कि रिपब्लिक। तो शब्द तो ऐसा कोई सा नहीं है जो आपने इनमें से नहीं सुना। आपने डेमोक्रेटिक भी सुना, यानी कि डेमोक्रेसी भी सुना, और पब्लिक डेमोक्रेसी भी सुना, और वहीं रिपब्लिक भी आपने सुना होगा। क्योंकि आप जब 26 जनवरी के अंदर कभी स्कूल समय में, या अभी भी स्कूल या कॉलेज समय में आप जब जाते हो 26 जनवरी के में स्कूल के पास, स्कूल में, तो जब स्कूल में जाते हैं और वहाँ 26 जनवरी का महोत्सव होता है, तो उसमें आप देखते हैं कि उसमें 26 जनवरी के महोत्सव को हम इंडिपेंडेंस डे नहीं बोलते, वहाँ क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे। तो यानी कि उस रिपब्लिक डे का मतलब क्या है, और वहीं इंडिपेंडेंस डे का 15 अगस्त का मतलब क्या है, वो इसी से जैसे मैं आपको ये पढ़ा दूंगा तो आपको तुरंत अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट समझ में आ जाएगा, उसको मुझे अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं डेमोक्रेसी क्या होती है, किसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम आज के समय में डेमोक्रेसी को मानते हैं, कहाँ से ये डेमोक्रेसी निकल के आया सब, और इसमें और इसमें और इसमें आपस में क्या भेदता होती है। तो सबसे पहले लोकतंत्र शब्द को, इसका हम अर्थ समझेंगे, और लोकतंत्र के बारे में कहाँ से क्या ये स्टार्टिंग, इसकी उद्भव कैसे हुआ धीरे धीरे। और नॉर्मली आज के समय में जो लोकतंत्र शब्द का हम राजनीति शास्त्र में या अन्य पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वहीं इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में भी हम इसको पढ़ते हैं, साथ साथ हिस्ट्री में भी हम इस शब्द को पढ़ते हैं। यानी कि ये जीवन का एक ऐसा शब्द है कि इसको लगभग अपनी लाइफ में भी व्यक्ति अपनाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में अपने व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए कहता है कि मैं खुद एक डेमोक्रेटिक पर्सन हूँ, यानी कि मैं लोकतांत्रिक तरीके या विचारधारा और लोकतांत्रिक पूरे सिस्टम को मानता हूँ और समझता हूँ, और उसी के अनुरूप अपने कार्य करता हूँ। यानी कि लोकतांत्रिक तरीका मतलब देखो, ये आप घर में भी देख सकते हो। जैसे किसी भी घर के अंदर 4 मेंबर हों, और चारों मेंबर, कोई घर में कोई बाइक आपको लेनी हो या कोई 4 व्हीलर गाड़ी लेनी हो, तो यानी कि जब आप गाड़ी लेने के लिए जाओ, तो यानी कि पहले ये देख लो कि गाड़ी बेस्ट है कौन सी। तो तुम्हारे घर में से एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है और एक मैकेनिक्स है। तो यानी कि 3 मेंबर घर में हैं, और तीनों के तीनों, मान लो एक तुम्हारे में से मैसन का काम करता है, एक मैसन का कार्य करता है, यानी कि राजमिस्त्री है। तो ये 4 लोग घर में हैं, तो 4 भाई, उनको लेके आनी है कार।
तो अगर कार लानी तो देखो ये डेमोक्रेटिक यहाँ कैसे परिवार के अंदर कैसे चलता है, तो इनको लेके आनी है एक कार। ये क्या हुई, कार। जब कार लेके आनी है तो ये आपस में बैठेंगे और सलाह करेंगे कि कौन सी कार बेहतर है और कौन सी कार लेकर आनी चाहिए। यानी कि विचार आया इंजीनियर साहब के माइंड में कि मुझे कोई एक कार लेके आनी, यानी कि उसने बोला कि मुझे स्विफ्ट गाड़ी लेकर आनी है। वहीं डॉक्टर साहब ने अपने एस्पेक्ट से सोचा कि देखो भाई स्विफ्ट में ये कमी है थोड़ी, मुझे अपनी मेडिकल साइंस के हिसाब से लगती है उसकी एसी थोड़ी तेज चलती है, यानी कि ज़्यादा कोल्ड करती है, या उसकी एसी सही नहीं चलती, उस तरीके से इसने कुछ बताया। यानी कि हमको नॉन एसी वाली गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल कोरोना फैला हुआ है, कोरोना में एसी को डॉक्टर सभी मना कर रहे हैं, और इसी आधार पर हमको ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, हमको गाड़ी लेनी चाहिए नॉन एसी। और नॉन एसी यानी कि गाड़ी थोड़ी सस्ती भी पड़ेगी, तो यानी कि थोड़ी सस्ती। इंजीनियर साहब ने देखा कि चलो ये इसकी भी बात मान ली है, भले ही रिक्वायरमेंट आज के समय में एसी वाली गाड़ी की है, लेकिन एक समझने के लिए इसने बोला कि नॉन एसी वाली गाड़ी ले लो, इसकी भी बात मान ली। वहीं फिर इस मैसन ने कहा कि देखो भाई, मैकेनिक्स ने कहा कि देखो भाई इसका मेंटेनेंस ज़्यादा है, और इसका मेंटेनेंस अगर ज़्यादा है तो यानी कि आप अल्टो गाड़ी ले लो। तो अल्टो गाड़ी जब ले ली तो यानी कि वही मैसन ने कहा कि देखो भाई इतना हमारे पास की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि उसको खड़ी कहाँ करोगे, जब लेके आओगे घर पे, तो यानी कि इससे भी कोई छोटी गाड़ी ले लो। तो बात आई इनकी नैनो को, इसने सुझाव दिया नैनो का, क्योंकि ये अल्टो से कम स्पेस लेती है खड़ी होने में। तो यानी कि धीरे धीरे देखो कहाँ से बात, स्विफ्ट से बात चली, इसने कहाँ जा नॉन एसी वाली गाड़ी की बात की, इसने वहीं अल्टो की बात की मेंटेनेंस को लेकर, इसने वहीं नैनो की बात की। तो यानी कि इन्होंने इसकी बात भी मानी, और फिर इसने इसकी बात भी मानी, इसने इसकी बात भी मानी, और सभी ने मिल के आपस में बात की कि ठीक है भाई पैसे भी कम हैं और मेंटेनेंस भी बहुत कम है, और यानी कि इसका रिलायबिलिटी भी ठीक ठाक है, तो यानी कि नैनो गाड़ी खरीद लो। तो डिसीजन सभी ने मिल के लिया, तो यानी कि कैसा परिवार हुआ, डेमोक्रेटिक। वहीं अगर ये व्यक्ति अकेला अपने ही विचार के आधार पर गाड़ी लेता और इनके विचारों को नकार देता, तो यानी कि यही शासन कैसा हो जाता है, नॉन डेमोक्रेटिक, यानी कि मोनार्की, एक तरीके से राजा का शासन, तानाशाही टाइप का मामला है। तो समझ गए लोकतांत्रिक क्या है, तो घर पे कैसे यूज होता है। तो यानी कि यहीं से अब हम आगे स्टार्ट करते हैं शब्द को, लोकतंत्र को। देखो लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र आपने देखा होगा स्टार्ट हुआ है वैसे 16वीं 17वीं शताब्दी, वैसे तो हमारे यहाँ प्राचीन समय से ही आपने देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से एक डेमोक्रेटिक शासन था, और एक केंद्रीय मतलब क्या होता था, और बहुत लोकतांत्रिक तरीके से शासन पद्धति को चलाया जाता था। लेकिन वहाँ से इतने लंबे समय से ना मानकर, क्योंकि वहाँ भी कहीं ना कहीं राजा की भूमिका प्रतिष्ठित थी। तो यानी कि 16वीं शताब्दी में आप देखोगे, 17वीं शताब्दी की सेंचुरी के अंदर आप देखोगे यूरोप के अंदर कुछ रिवॉल्यूशन आए, और वहाँ से नॉर्मली पब्लिक ने राजा की सत्ता को नकारा, और वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक शासन लेकर आए, जिसमें कुछ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नुमाइंदे जाएंगे, और उनके माध्यम से सरकार एक गठित होगी, और उस समीकरण के द्वारा यानी कि वो सभी समाज के सभी वर्गों का, दलित, पिछड़े, शोषित वर्गों का, यानी कि मध्यम, टॉप क्लास, सभी के उसमें प्रतिनिधि बैठेंगे, और एक रूपता दिखाई देगी। यानी कि संसद में, जैसे हमारे यहाँ संसद है, संसद के अंदर हमारे एससी के भी और एसटी के भी और एग्लो इंडियन के भी और जनरल के भी, यानी कि सभी जनता का प्रतिनिधि बैठता है, और वहाँ सभी की आवाज़ को मुखर करता है, और सभी की आवाज़ को मुखर करने के बाद में जो डिसीजन लिया जाता है वह लोकतांत्रिक तरीके से, उस पर पक्ष विपक्ष दोनों बैठते हैं, और दोनों उस पर चर्चा करते हैं, और जो उसके यानी कि नकारात्मक पक्ष है उसको विपक्ष आलोचना करता है। आलोचना के माध्यम से जनता के सामने अवेयरनेस को लेकर आता है, यानी कि सरकार को बोलता है, दबाव बढ़ाता है उसके ऊपर कि ये गलत है, इस नियम कानून को यहाँ से हटाया जाना चाहिए, या इस पर एक बार पुनर्विचार सरकार के, सत्ताधारी सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। तो देखो लोकतंत्र क्या होता है, यानी कि इसकी वहाँ से जैसे धीरे धीरे 16वीं 17वीं शताब्दी से यूरोप के अंदर रिवॉल्यूशन आने स्टार्ट हुए, और वहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री, वहीं तुम देखोगे
1776 के अंदर अमेरिका आज़ाद होगा और वो डेमोक्रेटिक शासन सबसे पहले यानी कि लिखित संविधान वगैरह वहाँ से निकल के आएगा, तो वहीं से लोकतंत्र की डेफिनेशन एक स्ट्रक्चर बन के आएगी, यानी कि कौन देगा उसको? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, इसका नाम तो सभी ने सुना होगा। ये अब्राहम लिंकन यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। तो देखो इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। डू द पीपल, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। एक तो यानी कि आप ये देखना भारत के अंदर पीटी के स्तर पर कैसे सवाल आएगा इसमें से। भारत ये जो डेफिनेशन कह रहा है ऑफ द पीपल, यानी कि जनता का शासन। और जनता का शासन, अगर जनता का शासन है तो यानी कि उसमें बच्चे भी आएंगे और उसमें वयस्क भी आएंगे। तो अगर भारत में पीटी के स्तर पे पूछ ले कि भारत में भारत के लोकतंत्र में जनता का शासन है, तो और वहीं दूसरा स्टेटमेंट देते कि भारत में वयस्क जनता का शासन है, यानी वयस्क जनता का लोकतंत्र है या जनता का लोकतंत्र है, यानी कि अगर देखा जाए तो इस स्तर पर अगर पूछ ले तो अगर उसी के साथ साथ जनता के साथ साथ अलग से एक स्टेटमेंट वयस्क जनता का शासन बोल दे, तो यानी कि इसकी तुलना में ये विकल्प सटीक बैठता है, क्योंकि हमारे यहाँ वयस्क की डेफिनेशन अलग अलग की हुई है। यानी कि हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और जिनके चुनने के बाद नुमाइंदे उनके संसद के अंदर बैठते हैं, तो यानी कि वो क्या है, 21+ को हमारे यहाँ वयस्क की डेफिनेशन में रखा हुआ है। और यही 21+ वाला व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को चुनता है और उसके बाद उसको संसद के अंदर भेजता है, और वहाँ पर सभी वर्गों से उनके नुमाइंदे आते हैं और सभी एक रूपता के साथ में सभी का प्रतिनिधित्व हमारे संसद के अंदर होता है। यही हमारे पार्लियामेंट की खूबसूरती है और हमारी डाइवर्सिटी एक साथ अपनी संजो के रखने की भी खूबसूरती है। तो यानी कि अगर यहाँ पे जाके प्रश्न बनेगा तभी यूपीएससी के स्तर पर, देखो बीसीएस पे तो इसकी हम आशा या उम्मीद नहीं कर सकते कि इतनी बारीक लेवल पर जाकर प्रश्न बने, लेकिन हो सकता है यूपीएससी जिस तरीके से आज तक रिसर्च टाइप की क्वेश्चन लग रही है यूपीएससी पीटी के स्तर पर, तो यहाँ से प्रश्न बनने की चांस हो सकते हैं। वहीं देखो तो अगर देखा जाए ये वाला विचार हमारे यहाँ प्रॉपर रूप में ऐसा नहीं है। पीपल उसने कहा उसमें हो सकता है उनके सेंस में क्या हो पीपल, लेकिन हमारे यहाँ जो वयस्क है वो 21 वर्ष का है। इससे पहले नहीं, अभी तो पहले नॉर्मली जब संविधान बना तो 21 वर्ष का था, तो यानी कि इसको 89 के अंदर संविधान संशोधन करके राजीव सरकार की गवर्नमेंट ने 18 वर्ष कर दिया। तो आज हमारे यहाँ क्या है, 18 वर्ष का। और अगर अब 18 वर्ष का है यानी कि उससे पहले हमारे यहाँ वयस्क की डेफिनेशन में 21 वर्ष का व्यक्ति आता था, तो अब जो चुनाव में भाग लेता है वो मिनिमम 18 वर्ष को पूर्ण कर चुका होगा और वही व्यक्ति अपने नुमाइंदों को वहाँ चुनकर भागीदारी करेगा। तो यानी कि बाय द पीपल, अब बाय द पीपल पे आओ, यानी कि लोगों के द्वारा मतलब वही कि हम जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमने अपने वहाँ से एमपी को चुना, यानी कि लोगों के द्वारा वह चुना गया और उनके चुने गए नुमाइंदे को वहाँ भेजकर उसके द्वारा शासन पद्धति में भाग लिया गया। वहीं टू द पीपल यानी कि लोगों के लिए, यानी कि तुमने देखा होगा सरकार संसद जो हमारे नुमाइंदे बैठते हैं और जो वेलफेयर स्कीम चलती है वहाँ से, वेलफेयर मतलब कल्याणकारी जो योजनाएं चलाती है गवर्नमेंट, और उसमें जो जिस क्षेत्र विशेष में जो चैलेंज होता है यानी कि जो समस्या है उसको दूर करने के लिए जो हमने वहाँ से व्यक्ति चुनकर भेजा, वह हमारे लिए ही यानी आम जनता के लिए ही, लोगों के लिए उसकी आवाज़ को उठाकर उनके कल्याण की बात करता है और उसी के कल्याण के लिए सरकार अपनी वेलफेयर स्कीम के माध्यम से उसको दुरुस्त करती है। तो यानी कि ये हुआ डेमोक्रेटिक शासन, यानी कि जनता के द्वारा, यानी कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए, ये हुआ लोकतंत्र। तो देखो हम लोकतंत्र हैं, ये बात इसमें कोई कहने की बात नहीं, क्योंकि हमने लोकतांत्रिक शासन को ही
अपनाया हुआ है, इसमें कंफ्यूजन करने की बात नहीं है। तो मैक्सिमम कंट्री लोकतंत्र तो आज के समय में है, कुछ कंट्री नहीं है, जैसे आपने देखा होगा यानी कि ब्रिटिश लोकतंत्र है, क्योंकि वहाँ पार्लियामेंट है। कुछ शासन है जहाँ पर शासक बनते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह में कोई जैसे शासन तानाशाही होता है, वो लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पीपल्स की कोई भागीदारी नहीं होती। अब देखो जनतंत्र क्या है, उसको रखो। लोकतंत्र का मतलब समझिए सभी, तो इनमें शब्दों में अंतर करना सीखो। अंतर क्या है? अब देखो जनतंत्र, पब्लिक डेमोक्रेसी। तो देखो पब्लिक डेमोक्रेसी क्या है? पब्लिक डेमोक्रेसी आपको देखने में ज्यादातर मिलेगी, पब्लिक मतलब जनता, और ये आपको मैक्सिमम मिलेगा ज़्यादातर जैसे कम्युनिस्ट कंट्रियाँ हैं, वो रियल फॉर्म में पब्लिक यानी कि जनता उनके यहाँ है। जैसे कम्युनिस्ट कंट्री, मान लो चाइना, वहीं कंबोडिया मान लो, उसी के साथ साथ बहुत सारी कंट्री है जैसे क्यूबा, और भी कंट्री है, उत्तर कोरिया लिख सकते हो। तो देखो प्रॉपर आप एक मान के चलो चाइना। तो यहाँ क्या होता है, जनतंत्र के शासन में एक पार्टी सिस्टम होता है, यानी कि एक विचारधारा। एक विचारधारा होगी तो इसी में से व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा, यानी कि एक ही पार्टी से व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और एक ही विचारधारा से व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब वन पार्टी सिस्टम होगा, और यह बात लोकतंत्र के ऊपर ये आलोचना भी करते हैं, वहीं ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो लोकतंत्र होता है वह बुर्जुआ लोगों का शासन होता है, यानी कि पूंजीपतियों का शासन होता है। उसमें तो आम जनता भागीदारी नहीं करती, और उसमें 33 या 40% पर सरकार बन जाती है, यानी कि उसमें 33 या 40% जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व जो वहाँ की सरकार सत्ता में आती है, वो 30 या 40% लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि वह एक लोकतंत्र नहीं है, वह तो एक बुर्जुआ लोगों का एक शासन पद्धति है, उसको हम सही नहीं मानते। वह कोई शासन पद्धति में लोगों की, आम जन की भागीदारी नहीं होती। लेकिन यहाँ देखो विशेष करके, यहाँ पर देखते होंगे आप 97% वोट पड़ा, 98% वोट पड़ा कम्युनिस्ट कंट्रियों में। तो यहाँ क्यों पड़ता है? क्योंकि यहाँ कंपलसरी वोट देना कंपलसरी है सबके साथ। जो 1-2% है वो यह होता है किसी की तबीयत खराब है, कोई हॉस्पिटलाइज है, उस तरीके से यहाँ पड़ता है 90। तो यानी कि लोकतंत्र की तुलना में ये ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, या लोकतंत्र ये ज़्यादा प्रतिनिधित्व कर रहा है? एक तरीके से देखा जाए, दिखने में तो ये प्रतीत हो रहा है कि असली लोकतंत्र यानी कि जनतंत्र तो असली ये है, क्योंकि यहाँ सभी जन का यानी कि सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधि के रूप में शासन हो रहा है। यानी कि जब ज़्यादा वोट बैंक देंगे लोग, अपनी वोट ज़्यादा व्यक्तियों को देंगे, और सभी लोग भागीदारी अपनी चुनाव के समय में निभाएंगे वोट राइटिंग में, तो जो वोटिंग राइट में अपनी भूमिका निभाएंगे, तो यानी कि असली लोकतंत्र तो ये दिखाई देगा। लेकिन जब आपने देखा कि एक विचारधारा जो उस विचारधारा से अपने आप को सही या उस विचारधारा से नहीं मानता, यानी कि उस विचारधारा को फॉलो नहीं करता, और वो इलेक्शन में हार जाता है, तो उसका इल्ज़ाम आपने देखा ही होगा कि वहाँ की कंट्रियाँ क्या उनको इल्ज़ाम भुगतना पड़ता है। तो यानी कि इस स्तर पर जनतंत्र और लोकतंत्र में भिन्नता दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ एक ही पार्टी सिस्टम होता है, उसी पार्टी से चुनाव लड़ना होता है, और उसी में हार जीत का उनको निर्णय लेना होता है। तो इसको बोलते हैं जनतंत्र, यानी कि इसमें वोटिंग बैंक और वोटिंग इलेक्शन के समय में 98%, 97% इस तरीके से वोट होती है, क्योंकि यहाँ एक ही पार्टी सिस्टम है और सभी लोग वोट करते हैं। अब देखो इसमें जनतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है? देखो यहाँ विचारों की भी स्वतंत्रता नहीं है आपको, क्योंकि एक ही पार्टी सिस्टम है, देश की सबसे बड़ी कमी। वहीं देखो अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो, तो यानी कि आपको कोई अलग पार्टी बनाने का, यानी कि दूसरा दल बनाने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। आप उससे संतुष्ट हो विचारधारा से या नहीं हो, आपका उसके प्रति लगाव हो या नहीं हो,
चुनाव उसी विचारधारा से लड़ना आपको, तो यानी कि ये किसका नकारात्मक पक्ष है। वहीं हमारे यहाँ देखो लोकतंत्र में ये सबसे अच्छी चीज़ है, भले ही ये 30-40% लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, क्योंकि यहाँ तुमने देखा होगा भारत के स्तर पर CPI पार्टी भी है कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए, यही CPM पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टियों पार्टी है, यही आपने देखा होगा BJP भी है, भारतीय जनता पार्टी, यही कांग्रेस भी है, यही बसपा भी है, यही सपा भी है और यही बसपा भी है। तो दुनिया भर की पार्टी दलीय प्रणाली बहुत सारे दल हैं अलग अलग, और अलग अलग विचारधाराएं हैं, और सभी विचारधाराएं जब चुनाव होता है और अपने प्रतिनिधि मैदान में उतारते हैं और उनको इलेक्शन लड़ते हैं, और हारे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जीते तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि उनके ऊपर कोई उस तरीके से प्रताड़ना नहीं होती जैसी यहाँ जनतंत्र में होती है। तो यानी कि अब आप अंतर कर पाए होंगे कि जनतंत्र बेहतर है या लोकतंत्र, तो इसकी तुलना में लोकतंत्र बेहतर है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस लोकतंत्र के अंदर मध्यम परिवार का ही अधिकतर यानी कि पूंजीपति लोगों का ये मानता है, इसका मानना है कहीं ना कहीं ठीक से आज के समय में प्रतीत भी होता है। तो देखो यहाँ मध्यम वर्ग जाएगा, और मध्यम वर्ग हमेशा जब सत्ता में जाएगा तो वो अपने ही पूंजीपति लोग, जिसको बोलते हैं मार्क्सिज्म बुर्जुआ, जिसको बोलते हैं यानी कि पूंजीपतियों की सरकार, तो पूंजीपतियों की सरकार होगी और ये अपने हित में हमेशा पॉलिसी बनाएगी, यानी कि आम जनता इसमें शोषण नहीं होगा। हमारे यहाँ ऐसा प्रतीत नहीं होता। तो ये एक तरीके से इसकी भिन्नताएं इसके अंदर दिखाई देती है। अब देखो रिपब्लिक क्या है, अब देखो रिपब्लिक क्या है। गणतंत्र, तो भारत लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। भारत क्या है, लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। तो गणतंत्र और लोकतंत्र में देखो बहुत बेसिक डिफरेंस है। आपने देखा होगा कि ब्रिटेन के स्तर पर अगर आप देखें, ब्रिटेन लोकतंत्र तो है लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि ब्रिटेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कभी उसके साथ रिपब्लिक का शब्द नहीं जुड़ता। क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि उसके देश का प्रमुख हमेशा वंशानुगत है, वो निर्वाचित आम जनता के द्वारा होकर नहीं आता, क्योंकि वहाँ आज ये मोनार्की यानी कि राजा का शासन है। वो कमोबेश रूप में चाहे उसके पास पावर कुछ भी नहीं हो, लेकिन जो सर्वोच्च पद है वो वहाँ पर हमेशा राजा आता है, और राजा यानी कि उसकी लड़की या लड़का वंशानुगत है। तो यानी कि यहाँ जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है, जनता इसको चुने या ना चुने, यह सेफ जोन में, इसका अगर बच्चा होगा तो वो आगे राजा बनेगा, उसमें जनता के प्रतिनिधि की या जनता के वोट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि अमेरिका में देखा जाए वहीं इसी के स्तर पर अमेरिका जो है तो वो लोकतंत्र के साथ साथ क्या है, गणराज्य भी है, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। उसके साथ इसीलिए पीछे जुड़ के आता है कि अमेरिका यूएसए के पीछे जुड़ के आता है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि रिपब्लिक इसलिए वहाँ राष्ट्रपति यानी कि देश का जो प्रमुख है वह आम जनता के द्वारा चुन कर आता है, इसीलिए वह रिपब्लिक। और इसीलिए हमारे यहाँ आप अपना समझो, भारत को जो 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं यानी कि रिपब्लिक डे, ये जो मनाया जाता है 26 जनवरी को, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। वैसे तो 1957 से कुछ प्रावधान उसके लागू हो चुके थे, लेकिन पूर्ण रूप से वैधानिकता से ये लागू हुआ। और उसी समय से हमारे यहाँ, क्योंकि सर्वोच्च पद राष्ट्रपति और देश के प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति यानी कि रिपब्लिक, और ये आम जनता के द्वारा चुन के आता है। तो सीधी सी बात है, यानी कि अगर देखा जाए तो माइंड में रखना, यानी गणतंत्र का मतलब देश का प्रमुख और राष्ट्रपति से सीधा संबंध है, क्योंकि देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति हमारा आम जनता से तो चुना नहीं जाता, लेकिन आम जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं यानी कि जो नुमाइंदे होते हैं वो ही राष्ट्रपति साहब का चुनाव करते हैं, और उनके माध्यम से ही, हमारे नुमाइंदों के माध्यम से इनको निर्वाचित किया जाता है, और यह फिर उस भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान होते हैं। तो इसी को गणतंत्र कहते हैं। तो सीधा सा मतलब याद रखने के लिए समझ लेना, तो गणतंत्र का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति यानी किसी भी देश का सर्वोच्च पद जो होगा वो हमेशा
जनता के द्वारा या जनता के नुमाइंदे द्वारा या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुनकर ही उस पद पर व्यक्ति विराजमान होगा, तो उसी को गणतंत्र कहेंगे। इसी तरीके से ब्रिटेन को देखा जाए तो डेमोक्रेटिक तो है लेकिन गणतंत्र वहाँ पर नहीं है, तो यानी कि ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है पर रिपब्लिक नहीं। उसी तरीके से आपने इन शब्दों में अंतर संबंध समझ लिया। अब अगर इंटरव्यू के लेवल पर आपसे कहीं भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं। वहीं मेंस के स्तर पर पीसीएस में प्रश्न इन तीनों में अंतर संबंध पूछ सकता है। यूपीएससी में बहुत कम प्रश्न आएगा यहाँ से, लेकिन पीसीएस में इनमें अंतर संबंधों को लेकर पूछ सकता है। जैसे शॉर्ट नोट लिखवा लेते हैं, पीसीएस में शॉर्ट नोट्स आते हैं 50-60 शब्दों के, उस तरीके से यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों शब्द हैं और तीनों एक भारत के अंदर दिखाई भी पड़ते हैं तीनों के तीनों, क्योंकि भारत के अंदर अगर देखा जाए तो रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेटिक है, और वहीं एक तरीके से देखा जाए तो जनतंत्र भी कमोबेश रूप में दिखाई पड़ता ही है। तो यानी कि देखने अब इन शब्दों के बीच में कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगली बार मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ इसी तरीके से, यानी कि हमारे संविधान के अंदर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें बच्चा स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहता है। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज भी आया एक दो बच्चे का कि सर आप दूसरी कंट्रियों के जो परिप्रेक्ष्य में बोलते हो कि राज्य वह राज्य, वहीं हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य और उत्तराखंड राज्य और राजस्थान राज्य और पंजाब राज्य, लेकिन आप बोलते हो कि ब्रिटेन को एक राज्य का आप दर्जा दे देते हो। तो हमारे यहाँ इसमें बहुत, हमको इस लेवल पर जाकर बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि आप किस राज्य की बात कर रहे हो। आप कंट्री को राज्य बोलते हो, राष्ट्र को भी राज्य बोल देते, तो फिर अंतर क्या है। यानी कि वही अब मैं नेक्स्ट लेक्चर अपना लेकर आऊँगा, यानी कि 4 शब्दों को क्लियर कराऊंगा आपको। एक शब्द होगा उनमें से प्रांत, एक शब्द होगा उनमें से देश, एक शब्द होगा उनमें से राष्ट्र, एक शब्द होगा उनमें से राज्य। तो यानी कि ये 4 शब्दावली है, चारों का हमारे संविधान के अंदर चर्चा है। पीटी के लेवल पे पूछ सकता है कि भारत के संविधान में किन शब्दों की चर्चा है, तो यानी कि राज्य की भी चर्चा है, संविधान की भी, मतलब कि प्रांत की भी चर्चा है, और देश की भी और राष्ट्र की। तो भारतीय संविधान में सभी शब्दों की चर्चा है और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इनके अंतर संबंध क्या है, किस कंटेक्स्ट में, किस परिप्रेक्ष्य में राज्य को किसके संदर्भ में यूज करते हैं, वह नेक्स्ट लेक्चर में मैं वीडियो लेकर आऊँगा और इन 4 शब्दों को आपको क्लियर कराऊंगा। मैं आशा करता हूँ आपको लोकतंत्र और वहीं गणतंत्र, उसी के साथ साथ जनतंत्र समझ में आ गया होगा। अगर कोई मेरे से भूल हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और आप अपने सुझाव मुझे दीजिए, क्योंकि मैं इनमें कुछ और जो कमी रह गई हो आपको समझाने में मैं समझा नहीं पाया हूँ जो चीज़ इनमें, आप मुझे वो सुझाव दीजिए। मैं उन सुझाव को संज्ञान में लेकर उन पर कार्य कर अपनी दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।